सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। अपनी बात चल रही थी सैलरी वाले चैप्टर में अलाउंसेस की, भत्तों की बात चल रही थी। आज इसको फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में, अलाउंसेस को। तो मैंने आपको ये बताया था कि भत्ते कुल मिला के होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे आपको बताए थे पुण्यतः करमुक्त भत्ते, सेकंड नंबर पे आपको बताए थे आंशिक करमुक्त भत्ते, और थर्ड नंबर पे आते हैं पूर्णतः करयोग्य भत्ते। तो पूर्णतः करमुक्त भत्ते में मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के भत्ते होते हैं जिनके ऊपर अपन टैक्स नहीं लगाते हैं। ये 6 आपको याद होने चाहिए। एक बार वापस से फटाफट आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। एक तो विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसको विदेश में काम करने के लिए कोई विदेशी भत्ता मिलता है तो वो करमुक्त होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको कोई भत्ते मिलते हैं, करमुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसके किसी संगठन से कोई प्राप्त भत्ता हुआ है तो वो करमुक्त होगा। सार्क सदस्य देशों में प्राप्त भत्ते, ये किसी अध्यापक प्रोफेसर को प्राप्त भत्ते होते हैं या कोई रिसर्च स्कॉलर को 2 वर्ष तक जो भी भत्ते प्राप्त होंगे सार्क देशों में काम करने से, तो वो करमुक्त होंगे। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त भत्ते, जिसमें वाहन भत्ता और नियामक व्यय भत्ता, ये करमुक्त माने जाएंगे। और कर्तव्य पालन के लिए, ये 6ठे पॉइंट में आया था, कर्तव्य पालन के लिए। कर्तव्य पालन का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने के बदले में कोई भत्ता प्राप्त हुआ और उसने वो राशि पूरी की पूरी खर्च कर दी, तब तो वो कोई राशि करमुक्त, सारी की सारी राशि करमुक्त हो जाएगी। परंतु उसने कोई राशि उसमें से बचा ली तो उस पर कर लगेगा। ये अपन ने नोट के अंदर लिखी थी बात। संबंधित प्रयोजन पर व्यय की गई राशि तक करमुक्त है। शेष राशि यदि कोई हो तो वो करयोग्य होगी। जैसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, वर्दी भत्ता और शैक्षणिक और अनुसंधान भत्ता। ये 6 भत्ते उसको किस लिए मिले हैं? ड्यूटी करने के लिए मिले हैं, उसकी अपनी ड्यूटी को निर्वाह करने के लिए मिले हैं। और अगर इसने वो राशि पूरी खर्च कर दी तो सारी की सारी राशि करमुक्त मानी जाएगी। तो ये 6 भत्ते आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इसके बाद अपनी बात हुई थी आंशिक करमुक्त भत्तों की। तो आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट एक भत्ता है मकान किराया भत्ता। ये प्राय करके हर प्रश्न के अंदर पूछा ही जाएगा, इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। प्राप्त राशि अपन लिख लेंगे, प्राप्त राशि में से जो फिर ये 3 राशि निकालेंगे, इन 3 राशि में से जो सबसे कम होगी वो प्राप्त राशि में से घटा देंगे, तो बाकी की राशि करयोग्य राशि आ जाएगी मकान किराए भत्ते की। 3 राशियां ये समझनी है आपको कौन कौन सी हैं। एक तो संबंधित अवधि में प्राप्त एचआरए की राशि, इधर भी प्राप्त राशि, इधर भी प्राप्त राशि। तो अब 2 राशि और कौन सी हैं? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, संबंधित अवधि में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। और थर्ड पॉइंट में है या तो वेतन का 40% या वेतन का 50%। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता में रह रहा है तो वेतन का 50%, अन्य स्थानों पर रह रहा है तो वेतन का 40%। और वेतन का मतलब क्या था? वेतन का मतलब था मूल वेतन प्लस डीए यदि सेवा शर्तों के अधीन हो तो, प्लस कमीशन यदि विक्रय पर निश्चित प्रतिशत के रूप में हो तो। इन तीनों को जोड़ लेंगे, उसको अपन वेतन मानेंगे। यहाँ वेतन का 10% घटाना है, किस में से? रेंट पेड में से। यहाँ वेतन का या तो 40% लेना है या 50%। इन तीनों में से जो सबसे कम होगी वो राशि प्राप्त राशि में से घटा देंगे, बाकी की राशि आ जाएगी करयोग्य राशि। ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्राय करके आंशिक करमुक्त भत्ते में यही भत्ता आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। फिर आंशिक करमुक्त भत्ते के अंदर कुछ भत्ते और थे, जिसमें बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, ये 2 भत्ते भी कई बार पूछ लेता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते में आपको ध्यान रखना है कि 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त होगा। उससे ज़्यादा राशि जो मिलेगी वो सारी करयोग्य होगी। बच्चों के छात्रावास के लिए, हॉस्टल के लिए यदि कोई भत्ता मिलता है तो 300 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त होगा। फिर ये जनजाति क्षेत्र भत्ता, परिवहन भत्ता, कोयला खनन भत्ता, यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता। इसी तरीके से आपको इसमें फिर बताया था संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति। ये इतने सारे पॉइंट हैं कि ये प्राय करके इतने सारे पॉइंट याद रहते नहीं हैं। तो इसलिए आंशिक करमुक्त भत्ते में मैंने आपको बताया था या तो मकान किराया भत्ता पूछता है आपसे, या फिर बच्चों की शिक्षा का, या बच्चों के हॉस्टल का। और इसी तरीके से इसके अंदर आंशिक करमुक्त भत्तों के अंदर फिर विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण भत्ता, सीमा क्षेत्र भत्ता, उच्च दबाव क्षेत्र भत्ता, अधिक क्रियाशील क्षेत्रों में काम करने के लिए भत्ता, द्वीप नियुक्ति संबंधी भत्ता,
और फिर इसमें एक था मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता प्राय करके पूछ लेता है एग्जाम में। मनोरंजन भत्ते की राशि को एक बार तो पूरी की पूरी राशि को जोड़ दिया जाएगा वेतन में, फिर उसमें से ये 3 पॉइंट है, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो बाद में घटाते हैं डिडक्शन के रूप में। मनोरंजन भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि मूल वेतन का 20% या 5,000 रुपये, इन तीनों में से जो सबसे कम हो। जहाँ भी वेतन शब्द आ जाए वहाँ वेतन का मतलब क्या, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। जैसे मकान किराया भत्ते में वेतन का मतलब क्या था, वैसे ही जहाँ भी वेतन आएगा वहाँ वेतन का मतलब आपको देखना है। तो यहाँ पे तो सीधी बात लिखी है मूल वेतन का 20%, तो मूल वेतन का मतलब बेसिक सैलरी, तो यहाँ बेसिक सैलरी का 20% ले लेंगे। और इस कटौती को देखते समय वास्तविक व्ययों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2 प्रकार के भत्तों की बात कर ली थी, अपनी 2 प्रकार के भत्तों की बात कर ली थी। कौन कौन से, पूर्णतः करमुक्त भत्ते और आंशिक करमुक्त भत्ते। आज अपन बात करेंगे पूर्णतः करयोग्य भत्ते की। तो इन दोनों के अलावा मैंने आपको कहा था जो भी कोई भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पूर्णतः करयोग्य होंगे। तो जो भी भत्ता एग्ज़ाम में आ जाए इन 2 के अलावा वो सारा का सारा करयोग्य होगा। फिर भी एक मेन जो इसकी लिस्ट है वो अपन आज देख लेते हैं, कौन से भत्ते हो सकते हैं, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कौन से नाम से पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक तो इसके अंतर्गत कई बार पूछता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, लगभग सवालों में पूछता है, महंगाई भत्ता। इसको अंग्रेजी में भी अब इन भत्तों को ध्यान रखना है आपको। इसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ते का मतलब होता है कर्मचारी को वेतन के अलावा अलग से दिया जाता है महंगाई भत्ता। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि महंगाई हर महीने या हर वर्ष बढ़ती जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए नियोक्ता अपने कर्मचारी को वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी देता है। और ये सारा का सारा महंगाई भत्ता जो होता है वो क्या होता है, पूर्णतया करयोग्य होता है। इसी तरीके से एक है नगर क्षतिपूरक भत्ता। नगर क्षतिपूरक भत्ता, इसको कहते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। इसका मतलब समझ लीजिए, यदि कर्मचारी की नियुक्ति नियोक्ता ने किसी नगर के अंदर कर दी, किसी बड़ी सिटी में कर दी, तो सिटी में जब कर्मचारी रहेगा तो उसके खर्चे एक्स्ट्रा होंगे, शहर में रहने के कुछ अतिरिक्त व्यय होंगे। उन अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति करने के लिए नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को कई बार नगर क्षतिपूरक भत्ता भी दे दिया जाता है, ये भी करयोग्य माना जाता है। इसी तरीके से एक भत्ता आता है ग्रामीण भत्ता, इसको कहते हैं रूरल अलाउंस। इनके नाम से स्पष्ट हैं भत्तों के, यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एकदम से ग्रामीण क्षेत्र में हो गई तो वहाँ पे जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए उसको कर्मचारी को एक अतिरिक्त भत्ता दे दिया जाता है, ग्रामीण भत्ता। तो ये राशि अगर प्राप्त होती है कर्मचारी को तो ये भी क्या होगी, पूर्णतया करयोग्य होगी। इसी तरीके से कई बार नियोक्ता अपने कर्मचारी को एक दे देता है नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस। तो यदि किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को सर्वेंट अलाउंस दिया है तो नौकर भत्ता भी क्या होगा, पूर्णतया करमुक्त होगा, करयोग्य होगा। करमुक्त तो अब खत्म हो गए, अब सारे करयोग्य होंगे ये सारे के सारे भत्ते। अब देखिए एक भत्ता है वार्डन भत्ता। वार्डनशिप अलाउंस। वार्डनशिप अलाउंस ये है, यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को किसी हॉस्टल का वार्डन बना दिया तो उसको एक अलग से भत्ता दिया जाता है, वार्डनशिप भत्ता। तो वो भी पूरा का पूरा क्या होगा, करयोग्य होगा। इसी तरीके से एक भत्ता है प्रॉक्टरशिप भत्ता या प्रॉक्टर भत्ता। प्रॉक्टरशिप अलाउंस। प्रॉक्टर का मतलब भी यही होता है कि नियोक्ता कभी किसी कर्मचारी को या तो किसी एग्ज़ाम का इंचार्ज बना दे या किसी हॉस्टल के अंदर जो अलग अलग वो बनी होती है डॉर्मेट्री, उनका इंचार्ज बना दे, तो उसके लिए कर्मचारी को नियोक्ता अलग से एक भत्ता देता है, प्रॉक्टरशिप भत्ता, प्रॉक्टरशिप अलाउंस। ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, करयोग्य होगा।
इसी तरीके से प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, ये भत्ते तो नाम से ही समझ में आ जाते हैं सारे के सारे। ये प्रोजेक्ट अलाउंस किसके लिए दिया जा रहा है? यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को किसी विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर नियुक्ति कर दी तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कुछ अलग से उसको भत्ता दिया गया वेतन के अलावा, तो वो प्रोजेक्ट भत्ता भी क्या होगा? कर योग्य माना जाएगा। इसी तरीके से एक आता है जलपान भत्ता। जलपान भत्ता कई जगह इसको कह देते हैं टिफ़िन भत्ता, ये ध्यान रखना आपको। अंग्रेजी में तो इसको टिफ़िन अलाउंस ही कहते हैं। तो इसके नाम से स्पष्ट है। देखिए, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को जलपान करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए या कोई भोजन वगैरह के लिए टिफ़िन भत्ता दे दिया मूल वेतन के अलावा, तो वो सारी की सारी राशि पे अपन क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? कर योग्य हैं। इसी तरीके से अधिसमय कार्य भत्ता। अधिसमय का मतलब होता है ओवर टाइम, ओवर टाइम अलाउंस। अब ओवर टाइम का मतलब आपको पता ही है। अधिसमय का मतलब नियोक्ता ने कर्मचारी को 10 से 6 या 5 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए नौकरी पे रखा, उसका समय निकलने के बाद में भी उसने अतिरिक्त काम कराया, ओवर टाइम। 8 घंटे उसको काम करना था, उससे 8 की जगह 10 घंटे काम करवाया, तो उससे जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया उसके बदले में उसको कोई ओवर टाइम अलाउंस दिया गया, तो वो ओवर टाइम अलाउंस भी क्या माना जाएगा? पूरा का पूरा कर योग्य माना जाएगा। इसी तरीके से एक आता है स्थायी चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा भत्ता मान लीजिए। चिकित्सा भत्ता इसको कहते हैं अपन मेडिकल अलाउंस। तो वही है, नियोक्ता ने यदि अपने कर्मचारी को चिकित्सा के लिए कोई भत्ता दिया है तो वो भी कर योग्य माना जाएगा। इसी तरीके से एक भत्ता है, देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के नाम से आ सकते हैं ये भत्ते। एक है अंतरिम राहत, इसके साथ में देखो भत्ता शब्द नहीं लिखा हुआ आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसको कहते हैं इंटरिम रिलीफ। अंतरिम राहत का मतलब भी यही है, यदि किसी विशेष कार्यवश कोई अंतरिम राहत के नाम से उसको कोई अलग से पैसा दे दिया तो वो अंतरिम राहत का पैसा भी क्या होगा? पूरा का पूरा कर योग्य होगा। अंतरिम राहत का मतलब कोई विशेष कार्य के कारण उसको उसके खर्चे की पूर्ति के लिए उसको अतिरिक्त पैसा दे दिया गया, वेतन के अलावा अतिरिक्त पैसा दिया है ये, तो वो अपन इसको क्या मानेंगे? कर योग्य मानेंगे। तो देखिए एक बार फिर समझते जाइए। महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता, प्रतिनियुक्ति। देखिए एक इसके अंदर भत्ता आता है प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन भत्ता। ये इसलिए आपको एक बार ध्यान रखना है कि कहीं आपको ये नहीं लगे कि अलग से क्या नाम लिखा हुआ आ गया। प्रतिनियुक्ति या इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेपुटेशन, डेपुटेशन भत्ता। डेपुटेशन अलाउंस। प्रतिनियुक्ति का मतलब आप जानते ही हैं, यदि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दिया काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जयपुर में नौकरी कर रहा था, उसके नियोक्ता ने उसको कहा कि ठीक है आप 3 महीने के लिए दूसरी जगह जाके नौकरी करिए, हमारे किसी दूसरे ऑफिस में कोई काम है, तो 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप दूसरे ऑफिस में चले जाइए काम करने के लिए। तो उसको कहते हैं डेपुटेशन होना, प्रतिनियुक्ति होना। तो अब उसको जब दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए भेज दिया नियोक्ता ने कर्मचारी को, तो उसको कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया गया उसके लिए, तो उस भत्ते को भी अपन क्या मानेंगे? कर योग्य मानेंगे। इसी तरीके से देखिए अब और कौन से भत्ते हैं, 2-3 भत्ते और हैं, इनके नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। कल को आपको एग्ज़ाम में ये किसी भी नाम से आए तो आपको अजीब सा नहीं लगे, इसलिए एक बार मैं आपको इनके सबके नाम बता रहा हूँ।
एक है प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, इसको कहते हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इसका मतलब समझ लीजिए, ये भत्ता प्राय करके मिलता है डॉक्टर्स वगैरह को, या जो व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स वकील वगैरह को, कि डॉक्टर की नौकरी लगी हुई है मान लीजिए गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही नौकरी कीजिए, आप अपने ऑफिस मत, अपना क्लिनिक मत खोल के बैठिए, और अगर आप अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो हम आपको उसके लिए एक अलग से भत्ता भी देंगे एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। कि आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस मत कीजिए, अपना व्यक्तिगत ऑफिस खोल के मत बैठिए, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहिए, उस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको हम एक अतिरिक्त भत्ता देंगे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, लेकिन इस भत्ते पे अपन टैक्स तो लगाएंगे। इसी तरीके से एक भत्ता होता है पहरेदार या गार्ड भत्ता। गार्ड अलाउंस, ये तो नाम से स्पष्ट है, यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को कोई पहरेदार या गार्ड रखने के लिए अलग से पैसा दिया है तो उसके ऊपर भी अपन टैक्स लगाएंगे, पूरा का पूरा कर योग्य मानेंगे। इसी तरीके से भोजन भत्ता, भोजन भत्ता लंच और डिनर अलाउंस। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को भोजन के लिए कोई पैसे देता है मूल वेतन के अलावा, लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए, तो उस पर भी अपन पूरा का पूरा कर योग्य माना जाएगा, अपन पूरा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इसी तरीके से एक होता है दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस। इनके नाम से स्पष्ट है, ये पैसा किसके लिए दे रहा है, नियोक्ता कर्मचारी को दे रहा है टेलीफोन के लिए, तो अपन इसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगाएंगे। इसी तरीके से कठिन कार्य भत्ता, देखिए यदि नियोक्ता ने कर्मचारी की नियुक्ति किसी कठिन कार्य के लिए कर दी है तो नियोक्ता कई बार उसको हार्ड ड्यूटी अलाउंस, कि उसकी ड्यूटी हार्ड लगी हुई है तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, तो ये पूरी की पूरी राशि भी अपन क्या मानेंगे, कर योग्य मानेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से परिवार भत्ता, फैमिली अलाउंस, तो अगर कोई फैमिली अलाउंस देता है नियोक्ता अपने कर्मचारी को तो वो भी पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, कर योग्य माना जाएगा। इसके अलावा कोई सा भी अन्य भत्ता हो सकता है, अन्य भत्ते जो किसी अन्य भी नाम से हों, अदर अलाउंसेस। तो अपनी बात ये हुई थी कि इन दो के अलावा जो भी भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कर योग्य होंगे। कौन कौन से, एक तो करमुक्त भत्ते और एक आंशिक करमुक्त भत्ते। तो शुरू में आपको बताई थी पूर्णतः करमुक्त भत्ते, आंशिक करमुक्त भत्ते और पूर्णतः कर योग्य भत्ते। तो इन दो के अलावा जो भी भत्ते होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कर योग्य। तो इनकी मैंने एक आपको आज लिस्ट बताई है कि कौन कौन से भत्ते ये हो सकते हैं। तो ये 17, 18, 19 भत्ते आपको मैंने बताए हैं, एक मेन ये इसलिए बताए हैं जिससे आपको ये कोई अजीब से नहीं लगे। अगर ये नाम से भत्ते कभी एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये अजीब से नहीं लगे, इसलिए आपको एक पूरी इसकी लिस्ट सी मैंने आपको आज बता दी है। तो अब इन भत्तों को एक बार आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के अंदर ये किसी भी नाम से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने आज अलाउंसेस जो हैं, अपने ये अलाउंसेस आज अपने फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे आगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी अपन कर चुके, इसके अलावा अपन ने भत्तों की बात कर ली। अब ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, ये दो मेन चीज़ें हैं, इनकी अपन नेक्स्ट लेक्चर से अब बात चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।